नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप लोगों से कोरोना की वर्तमान स्थिति, कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने आया हूं। पिछले 2-4 दिनों से कुछ न कुछ छात्र ऐसे ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे मैसेज कर रहे हैं, जो ये बार बार पूछना चाहते हैं कि सर क्लासेस कब से शुरू होंगी, इलाहाबाद आ जाएं या ना आ जाएं, दिल्ली जाएं या ना जाएं, दिल्ली आना हो तो हम कब आएं, कब से कोचिंग शुरू होगी, घर में अब ऊब रहे हैं। ये बहुत सारी बातें मैं लगातार मैसेज में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। और जो वर्तमान की स्थिति मैं देख रहा हूँ, वह स्थिति तो यही है कि पूरे भारत में प्रतिदिन लगभग 40,000 कोरोना इन्फेक्टेड केस आ रहे हैं। ये एक अलग बात है कि भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। इसके बावजूद कोरोना के संक्रमण दर में वृद्धि हुई है और कई जगहों पे अभी और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। यह वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप वो लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी विषय पढ़ते हैं और आप वस्तु स्थिति को समझकर सही अनुक्रिया देंगे, सही रिस्पॉन्स देंगे। यही सोचकर मैं आपसे आज ये बात डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, भारत में लॉकडाउन उस समय आया था जब कोविड के केस सैकड़ों में नहीं थे और हम लोगों ने दीपक भी जलाया, हम लोगों ने थालियाँ भी बजाईं और तरह तरह के वैज्ञानिक भी उभर के आए कि थालियाँ बजाने से वो तरंगें निकलेंगी कि कोरोना त्राहिमाम करते करते यहाँ से भाग जाएगा और वुहान में जाके दुबक जाएगा और इतने बज के इतने मिनट पर हम दीपक जलाएंगे तो ऐसा होगा, वो होगा। हो सकता है उसके कोई वैज्ञानिक कारण रहे हों जो मुझे नहीं पता हों। तब हम संक्रमण के प्रति इतने ओपन नहीं थे, इतने एक्सपोज्ड नहीं थे, क्योंकि नया नया लॉकडाउन था। लॉकडाउन को लेकर भी एक उत्साह था, लॉकडाउन को भी हम उत्सव के रूप में ले रहे थे। काफ़ी समय बाद हम घरों में एक साथ बंद हुए थे। काफ़ी समय बाद हमारी दिनचर्या में केवल आराम करना ही था और लग रहा था कि सब कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में निपट जाएगा। हम शिक्षक भी अगर आपस में बात करते थे तो बात यही होती थी कि पूछते थे कि सर ये बताइए आपको लगता है कि कब तक चलेगा। और ये पूरी तरह तुक्केबाजी थी। मैं जिनसे पूछता था वो भी कोई विशेषज्ञ नहीं थे, जो मुझसे पूछते थे मैं भी कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं था। बस अंदाज़ा लगाया जाता था कि कोई भी इतनी बड़ी समस्या आएगी यार 5 से 6 महीने मैक्सिमम। तो एक अनुमान होता था कि अगस्त या सितंबर से हमको लगता है कि चीज़ें कवर हो जाएंगी और हम मन ही मन मना भी रहे थे कि भगवान इतना ही हो जाए। शुरुआत में लॉकडाउन तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद जो व्यक्ति बाहर आता जाता रहा हो, जो आप लोग बच्चे हो बाहर आते जाते रहे हो, आप तो वो छात्र हो जो एक क्लास में 2.5 घंटे लगातार बैठते नहीं हैं। उनको लगातार इतने दिन एक कमरे में बैठने को कह दिया गया, एक घर में बैठने को कह दिया गया, तो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाएंगे। क्लास में जहाँ करियर बनाने की बात होती है तब भी कोई ना कोई बहाना बना के तो लोग बाहर निकल ही जाते थे। तो आप जैसे इतने बड़े वीरों को इतने दिनों तक एक कमरे में रहने को कह दिया जाए, एक कहा जाए कि घर में रहने को कह दिया जाए। घर से भाग के तो आप दिल्ली और इलाहाबाद आए थे, लगा था कि अब थोड़ा स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन कोरोना ऐसा आ गया कि वापस आपको उसने वहीं भेज दिया। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर हम घर में बोर हो रहे हैं।
अब क्यों बोर हो रहे हैं अभी समझ पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ न कुछ कारण तो होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रोज़ किसी न किसी से मिलना जुलाना था, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो एक अलग समस्या है। फ़ोन भी नहीं हो पा रहा, वो एक अलग चुनौती है, क्योंकि सब घर वाले आसपास बैठे हुए हैं, घेरे हुए हैं। घर वालों के आगे रहोगे तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो खुद बोलेंगे जब तुम मेरे सामने नहीं पढ़ रहे हो तो तुम दिल्ली इलाहाबाद में क्या पढ़ते होगे। और दिल्ली इलाहाबाद में आपकी मौज थी, जब मन आया पढ़ा, जब मन आया सोया, जब मन आया जागे। और अगर आप ग्रामीण एरिया में पहुंच गए हैं, जो अपने गांव के एरिया में पहुंच गए हैं, जहां आपका गांव में घर है, तो वहां आप जानते हो 8:30-9 बजे सब सो जाते हैं और सुबह 4 बजे से ही सब उठना शुरू कर देते हैं। हमारी दिनचर्या क्या है, हम 8 बजे से जगना शुरू करते हैं और सुबह 4 बजे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारी उल्टी सीधी हो गई होगी। तो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तो शुरुआत में तो लॉकडाउन उत्साहपूर्वक चला, लेकिन लंबा समय हो गया तो फिर मन उबने लगा। गवर्नमेंट की भी कई चुनौतियाँ आई और गवर्नमेंट ने कहा हम अनलॉक करते हैं, पूरा देश आत्मनिर्भर हो गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर का नारा दिया और सब कुछ अनलॉक कर दिया कि बचना हो अपने आप बच लो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैंने आपसे पहले लॉकडाउन पे कभी कुछ नहीं कहा। मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूं जब हम अनलॉक के फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही फेज़ हमारे आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती भरा है। आप में से अधिकांश बच्चों में से, या हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो दिल्ली इलाहाबाद आ गए हों, या कई ऐसे बच्चे हों दिल्ली इलाहाबाद से गए ही ना हों, कई ऐसे बच्चे हों जो दिल्ली इलाहाबाद से गए हों लेकिन अब वो वापस आने की सोच रहे हैं क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो रही है। जो उनका रूटीन था वो बिगड़ गया है, अब वो चाहते हैं कि जल्दी से क्लास में पहुंचा जाए, दोस्तों को देखा जाए। क्लास में बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पहुंचना चाह रहे हैं कि उनको पढ़ाई से बड़ी चिंता है, उनको बहुत पढ़ना है। क्लास में इसलिए वो जाना चाहते हैं कि जो उनका हो हल्ला होता था, जो उनका ग्रुप होता था, जो बहुत सारी इधर उधर की प्रक्रियाएं करते थे, वो सारी क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। आपके जीवन से एक रस गायब हो गया है, और जो रस आया है वो रस पीने योग्य नहीं लग रहा है आपको, इसलिए बड़ी चुनौती है। अब मैं आपसे गंभीर बात करने वाला हूं, और गंभीर बात यह है कि देखो, कोरोना जो है वह आरएनए रिलेटेड वायरस है और यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रभाव डालता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने साइंस पढ़ी है, हाँ साइंस में जानता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यह आपके श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है, और इसके जो प्रारंभिक लक्षण रहे हैं वो यही रहे हैं कि आपको पहले तेज़ बुखार आएगा, 102 डिग्री 103 डिग्री का बुखार होगा, फिर उसके बाद कॉफिंग होगी, खांसी आएगी, सूखी खांसी होगी ज़्यादा, फिर हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो, या भ्रम की स्थिति बन सकती है, आप चीज़ों को थोड़े समय के लिए भूल सकते हैं, आपके सूंघने और आपके स्वाद लेने की क्षमता कम हो सकती है। ये सारे लक्षण कोरोना के होते हैं। और कोरोना होता कैसे है? अब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं पता था कि WHO भी इतनी कंफ्यूज्ड संस्था है। वो तो गांव के ओझा से भी बदतर व्यवहार कर रही है। कभी कहती है कि केवल सतह पर कोरोना वायरस, जैसे किसी ने खांसा या किसी को कोरोना है, कोविड-19 का कोई व्यक्ति संक्रमित है, जब वो खांसता है या बोलता है तो उससे जो उसके सलाइवा के या थूक के जो कण निकलते हैं वो जाकर के सतह पर बैठ जाते हैं, और फिर कोई व्यक्ति अगर उस सतह को टच करता है और टच करने के बाद अपने हाथ को नाक, मुंह या आंख में लगाता है, तब वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। पहली बात तो ये थी। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत हैवी होता है, वह लंबे समय तक वायुमंडल में नहीं रह सकता, अर्थात इसका आकार 5 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, 10 माइक्रोन की रेंज में होता है, ऐसा माना जाता था। इसलिए यह सतह पर बैठ जाता है, और जब आप उस दूषित सतह को छुएंगे और उसके बाद जब आप अपने मुंह, आँख या
नाक में यह हाथ लगाएंगे तो यह संक्रमण आपके पास जाने के चांस हैं। या फिर जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है, जो भले वो सिम्टम न दिखा रहा हो, वो असिम्प्टोमेटिक हो, उससे आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो जो उसके सलाइवा के कण निकल रहे हैं, अगर आपके दोनों के बीच डिस्टेंस 6 फीट से कम है, 6 फीट से कम है, तो सलाइवा आपके ऊपर भी जा रहा होगा और वो आप श्वसन द्वारा ग्रहण कर लेंगे, आँखों द्वारा चला जाएगा, तो आप यहाँ पर संक्रमित हो जाएंगे। ये संक्रमण था और इसके लिए कहा गया कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की रखें, कोई भी अनवांटेड सरफेस को टच न करें और आप अपने साथ हमेशा सैनिटाइज़र रखें। जब भी आपको लगता है कि कोई आपने अनजानी सतह टच कर ली है, तुरंत हाथ सैनिटाइज कर लें या आप 20 सेकंड के लिए कहीं पर हाथ धुल लें। साबुन से आपको हाथ धुलना है और हर जगह हाथ धुलना है, हर जगह, और वो भी कितने सेकंड तक? कम से कम 20 सेकंड तक। ठीक है। अब नई नई खोजें लगातार हु दे रहा है। अब तो मुझे हु से पूछने का मन कर रहा है कि हु आर यू, जो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है और रोज़ रोज़ नई गाइडलाइन दे रहे हो। हाल ही में WHO ने एक नई गाइडलाइन दे दी। WHO ने यह कहा कि यह सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर की तरह हो सकता है, अर्थात इसका आकार 5 माइक्रोन से कम, जैसे हम लोग जब बातचीत करते हैं तो जो हमारे सलाइवा के कण हैं वो 5 माइक्रोन से कम होंगे तो हवा में लटके रहेंगे और हवा में 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक कहीं लटके रहेंगे। तो कोई भी अगर कोविड इन्फेक्टेड व्यक्ति वहाँ से गुजरा है, उसने वहाँ पे बात की है, कुछ कहा है, तो अभी हवा में भी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं सलाइवा वगैरह के, और उसमें वायरस है, और आप उधर से अगर गुजरते हैं और आप सांस लेते हैं तो भी यहाँ पर कोरोना वायरस आप में एंट्री कर जाएगा और फिर आप संक्रमित हो जाएंगे। मतलब अब यह एयरबॉर्न इन्फेक्शन के भी चांस हो गए। पहले सरफेस पे था, अब ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन के भी यहाँ पर चांस हो गए। अब यह स्थिति खतरनाक रही। यहाँ पर उपाय यही कहे गए कि आप मास्क लगाएं, और मास्क लगाने का भी तरीका होता है, जिसमें आगे हम बात करेंगे कि मास्क लगाएं। तो लोगों ने यहाँ पर N95 मास्क लगाए। N95 मास्क वो होता है जो 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम जो पार्टिकल्स हैं उनको 95% तक ब्लॉक कर देता है। और अधिकतर जो N95 मास्क होते हैं उनमें एक वाल्व लगा रहता है। लेकिन आज ही WHO, उसके साथ ICMR और इन सब की रिकमेंडेशन आई है कि जो आप मास्क लगा रहे थे जिसमें कि वाल्व लगा था, वो किसी काम का नहीं है। उसके लगाने से अच्छा है तो आप मास्क न लगाएं। अब तक हजारों लोग वो मास्क लगाए घूम रहे थे, मतलब वो भगवान की ही कृपा थी कि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो वह मास्क उनके किसी काम का नहीं था। वही जाको राखे साइया मार सके न कोई, तो उसमें कोरोना वायरस कौन होता है मारने वाला। आज ICMR WHO बता रहे हैं कि जो आपका मास्क है अगर उसमें वाल्व लगा है वह मास्क किसी काम का नहीं है। आप घर में बना हुआ या ऐसा कोई मास्क यूज करें जो 3 लेयर का हो और वह कॉटन का बना हो तो वह काम कर जाएगा। कुल मिला के ये है कि वास्तव में हम कोरोना वायरस के बारे में, कोविड के बारे में अभी हम बहुत कम जान रहे हैं। अभी ट्रायल एंड एरर बेसिस पर ही सारे काम हो रहे हैं। दवाइयाँ चाहे जितनी आ गई हों, अच्छे से अच्छा दवाइयाँ होने के बावजूद अच्छे से अच्छे घरों के लोगों में डेथ हुई है, और दवाई न खाने के बावजूद लोग ठीक हो गए हैं। घरों में रह के जिन्होंने इलाज किया है अपना, वो ठीक हो गए हैं, वहाँ डेथ रेट नहीं है कुछ भी, और जो अस्पताल गए हैं उनके मरने की दर ज़्यादा है। अब दोस्तों आप खुद बताओ, जिस वायरस के बारे में WHO, ICMR, बड़े बड़े डॉक्टर ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कैसे है, और आप सबके हर इलाके में कोई न कोई अब इन्फेक्टेड होकर हॉस्पिटल पहुंच रहा है। पहले तो लोग कहते थे ये अफवाह है, हमारे जान में किसी को भी कोरोना नहीं हुआ है, सरकार ऐसे कर रही वैसे कर रही है। लेकिन अब तो ऐसे लोग सामने आने लगे हैं जो कहीं न कहीं आपके जान पहचान के थे या कुछ थे, वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे समय में क्या आपका
घर को छोड़कर, कमरे को छोड़कर बाहर सड़कों पर अनावश्यक रूप से आना या फिर कोचिंग का प्रारंभ हो जाना संभव है क्या? और कोचिंग में आदत क्या होती है? बिल्कुल पास पास बैठ जाओगे, भले दूर दूर बैठाया जाए, लेकिन जैसे ही टीचर इधर से उधर हुआ, आप भाग करके अपने मित्र के पास आ जाओगे, दोस्त के पास आ जाओगे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आज ही हम सारी बात कर लें इनसे। छींकते खांसते वक्त हाथ आपका मुंह पर गया नहीं गया, मास्क कब तक आप लगाए रखेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग डिसाइड होगी, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जितने भी जिम्मेदार कोचिंग्स हैं वो अभी भी कोचिंग्स को ओपन करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहे कोचिंग के प्रति जो भी भाव रखते हों या जो भी सोच रखते हों, लेकिन यह पक्का है कि कोई भी कोचिंग वाला अपने बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक आज सबसे ज़्यादा बुरी अवस्था में हैं। उनके इनकम का जरिया बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो कोई और काम कर नहीं सकते हैं। YouTube पर अगर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उससे एक लाभ होना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार कोचिंग अभी खुद नहीं चाह रही है कि कोचिंग ओपन हो, वहाँ पर बच्चे आएँ, क्योंकि बच्चों के इन्फेक्टेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मित्रों, मेरा यही कहना है, आप लोग घर में रुकिए, आप अपने कमरों में रुकिए, घर में और कमरों में रहकर पढ़ाई कीजिए। अभी बाहर आने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा, आखिर आप करें क्या? देखिए, कोरोना से कोई एक चीज़ जो आपको बचा सकती है वो आपकी है इम्यूनिटी, वो आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो। और ये भी खास बात है कि प्रतिरोधक क्षमता एक दिन में डेवलप नहीं हो जाएगी कि आप कमज़ोर रहे हैं पहले तो अभी से विटामिन सी खाने लगे और आज आपकी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको दो काम करने हैं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करना है और दूसरा वो सभी उपाय भी अपनाने हैं जिससे आपके इन्फेक्टेड होने के चांस सबसे कम हो जाएं। तो आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा आप ध्यान से सुने। अब आप देर तक सोए नहीं, अब आपके पास पूरा 24 घंटे है, उस हिसाब से प्लान बनाएं। सुबह 6 बजे, 6 से 7 के बीच आप उठने का प्रयास करें। 6 से 7 बजे के बीच जब आप उठ जाएं तो उठकर सबसे पहले आप हल्का गुनगुना पानी करें और हल्के गुनगुने पानी में आप गिलोय का रस, जो किसी भी कंपनी, चाहे पतंजलि हो, चाहे डाबर हो या किसी भी कंपनी का आप देखोगे तो गिलोय का रस आता है। आप 1 गिलास गर्म पानी में गिलोय के रस के 2 ढक्कन, मोटे तौर पर मान लो 10 ml, और उसके साथ 10 ml आंवला का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल लीजिए और उसे तसल्ली में बैठ के घूंट घूंट पी जाइए। गिलोय का रस आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह ले लीजिए और शाम को ले लीजिए। गिलोय इसमें अमृत के समान है। जब आप सुबह उठेंगे सबसे पहले गिलोय का रस और आंवले का रस 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 10-10 ml डालकर आप पी जाएं और यही आप शाम को पी लें। आंवले का रस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके विटामिन सी की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप 1000 mg विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं जो च्यूएबल हो। आंवला आप न पीना चाहें तो आप नींबू का रस भी पी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आपको गिलोय और आंवला ही सबसे बेहतर है। विटामिन सी की च्यूएबल जो चबाने वाली जो टैबलेट है वो आप टैबलेट ले सकते हैं, वो आप चबा लें। वो भी सुबह शाम करके दो टैबलेट आपको लेनी है, वो आप ले लें। इसके बाद आप घर का बना हुआ अच्छे से पका हुआ भोजन ही करें। भोजन में आप कोशिश करें कि आपके प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो अभी आप दही न लें, आपके उसमें सैलड अच्छे से हो, दाल चावल सब्जी रोटी जो होता है वो सारी चीज़ हो,
दाल आप अच्छे से लें, राजमा आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ आप चने की दाल ले सकते हैं, छोला ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, यहाँ पर आप कहा जाए कि सोया बड़ी ले सकते हैं, ये चीज़ें आप लें। अगर आप अंडा खा सकते हैं तो आप अंडा ज़रूर खाइए, अभी गर्मी सर्दी मत देखिए, एक अंडा आप रोज़ ज़रूर खाइए। एक गिलास आप दूध पी सकते हैं, एक गिलास दूध आप पिएं। आपकी डाइट संतुलित होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, सुपाच्य होनी चाहिए। यहाँ पर इसमें ये नहीं कि जम के बैठे हो 20 पूड़ी और अच्छी सब्जी और ऊपर से बड़ी रसेदार तरी वाली सब्जी खा के बैठ गए, तो ना, अभी कुछ समय न करें, थोड़ा सात्विक जीवन जिएं। तो पहले उठ करके आपको ये काम करना है, गिलोय का रस, आंवले का रस गर्म पानी के साथ। दूसरा काम जो करना है, उठने के बाद फिर आप फ्रेश होने चले जाइए, उसके बाद आएँ आप हल्का योग कर लीजिए। हल्के योग में क्या है, 2 योग आप कर सकते हैं। एक कपालभाति कर सकते हैं, तेज़ से सांस छोड़ने वाला कपालभाति, और दूसरा आप कोई प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, वो सफिशिएंट है। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति आप 20 मिनट तक कर लें। शुरू में आप 10 मिनट और फिर से बढ़ाएं, 20 मिनट कर लें। फिर उसके बाद एक आप नाश्ता ले सकते हैं। नाश्ते में आप अंडा, दूध, ब्रेड, जैम, हल्का बटर ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, मतलब जो चना जिसमें स्प्राउट निकल गया हो वो आप ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, पराठा सब्जी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ये 9 बजे के पहले आप अपना नाश्ता ले लें। जब भी सूर्योदय होता है, आपने देखा सूर्योदय के अगले 2 घंटे तक जठराग्नि सबसे तेज़ होती है, और इस वक्त अगर आप कुछ भी हैवी भी खा लेते हैं तो वो आगे पच जाता है। तो आप कोशिश करें 9 बजे तक, 10 बजे तक हद से हद अपना आप नाश्ता प्राप्त कर लें। फिर उसके बाद अपना पढ़ने बैठ जाएं, 3-4 घंटे पढ़ें। फिर उसके बाद आप लगभग समझ लीजिए 1 से 2 बजे के बीच अपना लंच ले लें। लंच में वही दाल, चावल, सब्जी, रोटी, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए यहाँ पर। और खाने के दौरान घूंट करके 2-4 घूंट केवल हल्का गर्म पानी पिएं, और खाने के बाद भी 2-4 घूंट ही हल्का गर्म पानी पिएं। और जब आपको खाए हुए लगभग आधे घंटे या 1 घंटे हो जाए तो उसके बाद आप 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी। आप चाहें तो खाने के आधे 1 घंटे बाद आप 1 घंटे सो सकते हैं, फिर आप उठिए। अब आप चाय पीजिए, अगर तो चाय को थोड़ा काढ़े जैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। काढ़ा बना पाना मुश्किल हो रहा हो तो चाय जब आप बनाएं तो उसमें पानी में आप चाहें तो एक तेज पत्ता डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। उसमें अदरक, सौंठ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो अदरक, काली मिर्च लगभग 7-8 काली मिर्च, 1 लौंग, उसको अच्छे से कूट लें और पानी में डाल दें, चाय पत्ती डाल दें, और फिर उसी तरह जैसे चाय बनती है चाय पीकर आप चाय पिएं, और फिर पढ़ने 3-4 घंटे के लिए आप बैठ जाएं। और आपको फिर डिनर आपका जो है वह डिनर आपका आना चाहिए अमूमन समझ लीजिए 8 बजे के आसपास। रात को 8 बजे आप खाना खाइए। खाने की प्रक्रिया वही, कोई हल्का खाना खाइए, हल्का सुपाच्य खाना खाइए। जिसे कहा गया है कि सुबह का जो खाना होता है वो राजा की तरह होता है, फिर उसके बाद मंत्री की तरह होता है, और शाम का खाना भिखारी की तरह होता है। मतलब सुपाच्य खाना आप खाएं। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं, ये करें। और फिर उसके बाद आप फिर 3-4 घंटे पढ़ करके फिर आप 1 गिलास गर्म पानी पीकर, दूध पीकर, गर्म दूध ले लें, और गर्म दूध में आप हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, 1 गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें, उबाल लें, और आप उसे घूंट करके पी जाएं। एक नहीं पीना है, घूंट करके पी जाएं। ये आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से थोड़ा कम, और चुटकी भर सेंधा नमक या 2 चुटकी या आधा चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। और फिर उससे आप सुबह शाम 2 बार 10-10 मिनट गरारे कर लीजिए। गर्म पानी में हल्दी और सेंधा नमक डाल के 10-10 मिनट गरारे कर लीजिए। और अगर आप ले सकें तो हल्दी और सेंधा नमक पानी में डालकर उसका आप भाप ले लें, तो 1 से 2 बार ले लें आप भाप, इतना बहुत है। अगर आप ये करते हैं
तो आप ये देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी और किसी भी तरह अगर आप में हल्का फुल्का संक्रमण आता भी है तो वह संक्रमण स्वयं ही क्या होगा, ठीक हो जाएगा। और कोशिश करें कि दिन भर में आप कम से कम 10 से 11 गिलास गर्म पानी, हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। 10 से 11 गिलास हल्का गर्म पानी आप ज़रूर पिएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप इतनी चीज़ करते हैं तो आप यकीन मानिए आप इससे बचे रहेंगे। और इस पूरे दौरान आप कोशिश करें कि आप चूँकि घर में हैं तो कम से कम 10 घंटे आप अपनी पढ़ाई के निकालें और उन 10 घंटों में सारी चीज़ों का रिवीजन कर लें जो आपने आज तक पढ़ा है। सुबह योगा कर सकते हैं तो शाम को थोड़ा मौका मिले तो देख लो, अगर कहीं आसपास कोई और नहीं है तो आप आराम से घूम लीजिए, वहाँ टहल लीजिए, राइट। मास्क जेब में रखे रहिए अच्छे से, और कोई देखें कोई आ रहा है तो मास्क लगा लीजिए। किसी से भी बात कीजिए तो कम से कम 2 मीटर की दूरी रखिए। 1 मीटर कह रहा हूँ, पता नहीं कल कह दे 2 मीटर, तो आज ही से 2 मीटर की दूरी पे रहो। 2 मीटर की दूरी पे रहें। आप मास्क लगाएं, वाल वाला मास्क नहीं लगाएंगे, आप अंगोछा ले लें। देखोगे जैसे कभी स्कूटी वगैरह चलाने में लड़कियां अपना चेहरा ऐसे बांध लेती हैं कि मतलब उनके जन्मदाता ही नहीं पहचान पाते कौन जा रहा है, राइट। पुराने ज़माने में देख लो गमछा उमछा लोग लेके चलते थे, जो मैं आपको क्लास में बताया करता था। तो उसी तरह गमछा अच्छे से बांध लें, 3 लेयर आपके नाक के पास आ जाए, राइट, उतनी आपके पास हो। आप आराम से हल्का फुल्का चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लें आसपास की स्थितियों को देखकर, नहीं घर में ही बैठकर सांसों को लेना छोड़ना प्रॉपर्ली, ये सारी चीज़ें करो। बड़ा अच्छा मौका मिला है, आप अपने आप रहिए, अपने साथ रहिए, अपने को पहचानिए, सोचिए कि आज तक आपने क्या पाया क्या खोया, आगे आपको फ्यूचर कैसे बनाना है। देखो यूपीएससी वैसे ही एक बार में नहीं निकलनी थी, बुरा मत माना। देखो यूपीएससी वैसे भी 1 साल में नहीं निकलनी थी, लगने थे 3 से 4 साल। ये साल आपको मौका मिला है, चुपचाप घर में बैठ के क्यों नहीं सारी एनसीईआरटी पढ़ जाते हो जो ज़रूरी है, जो कोचिंग के नोट्स हैं उन्हें पढ़ डालो, जो टीचर ने पढ़ाया है उसे पढ़ डालो, पेपर को ई पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ डालो। ये सारी कोशिशें करो ना, बहुत कुछ पढ़ने और करने को है। अब घबराओ मत, अभी आप घर में ही रहकर ही जितना ज़्यादा काम कर पाएंगे उतना ही यहाँ पर बेटर है। दूसरी बात है कि मास्क का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत सारे लोग होते हैं मास्क लगा लेते हैं, फिर मास्क को ऊपर नीचे करते रहते हैं, मास्क को टच करते रहते हैं। ऐसा ना करें। आप हमेशा अपने साथ सैनिटाइज़र की एक छोटी बॉटल रखें। आप लगे कोई सतह छू लिया, कुछ छू लिया तो हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें, इस तरह अंदर अंदर करके पूरा ये अच्छे से सैनिटाइज़ कर लें। और जब भी अगर आप मास्क पहने तो हाथ सैनिटाइज़ करके मास्क को डोरियों से उठाएं और यहाँ लगाकर डोरी कान में कस लें। और अगर आपको मास्क टच भी करना है तो आप क्या करेंगे, हाथ सैनिटाइज़ करके तब आप मास्क को सेट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे मास्क ऐसे मुंह पे लगा लिए और नाक खुली हुई और आप बात कर रहे हो। किसी से बात करने वक्त तो आप मास्क बिल्कुल न उतारिए। बहुत सारे लोग बात करते वक्त मास्क क्या कर ले रहे हैं, उतार ले रहे हैं, जबकि बात करते वक्त ही मास्क का लगा रहना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर 2 लोगों ने मास्क लगा रखा है और 2 मीटर की दूरी से एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांस 1% से भी कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे असावधानी बढ़ती जाती है इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। अब ये हो सकता है कि कब तक चलेगा, तो ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा। देखो अगर हम सब ये सावधानी बरतने लगें, हम लापरवाही छोड़ दें, तो यकीन मानिए हम सब बाहर निकल सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकते हैं, सब ने मास्क लगाया हो, सब अपने आप को बचाएं तो दूसरा अपने आप बच जाएगा। ये हमें मानना पड़ेगा कि कोरोना है और उससे हमें खुद को बचाना है। तो आप खुद को बचाएं तो दूसरा अपने आप बच जाएगा। अगर हम ये कल्चर सीख लें, हम ये संस्कृति सीख लें, तो हम अगले 1 महीने बाद ही आराम से घूम सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं हम लोग सीखते तो हैं नहीं। हम खतरों के खिलाड़ी हैं, कुछ ना कुछ खतरा उठाएंगे, जान हथेली पे लेके चलेंगे, मास्क को हवा में लहराते हुए चलेंगे। जबकि मास्क जैसे हेलमेट लोग नहीं पहनते हैं, लेके चलते हैं, वैसे पुलिस के डर से लोग मास्क लटका के चलेंगे, पुलिस देख के लगा लेंगे। आप पुलिस को ऐसे बता देंगे, देखो भैया हमारे पास मास्क है, लगाए नहीं है, हम स्पाइडरमैन हैं, हम फैंटम बने हुए हैं ना। ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मास्क वगैरह लगाना छोड़ भी दें तो कब ऐसी सिचुएशन आएगी जैसी पहले हुआ करती थी, जिसको लेकर हम बड़े बेचैन हैं, जिसकी यादों में हम डूबे हुए हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन। तो वो दिन आएंगे, लौट के आएंगे, लेकिन समय लगेगा। कई वैक्सीन बन रही हैं, उसमें सबसे तेज वैक्सीन का जो काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है वो काम हुआ है ऑक्सफोर्ड का।
और उम्मीद है वो वैक्सीन सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगी। थर्ड स्टेज में है, सितंबर या अक्टूबर में आ जाएगी। भारत की जो वैक्सीन कोवैक्सीन है उसे 15 अगस्त तो कहा गया है, पर वो 15 अगस्त तक नहीं आ पाएगी। उसको आने में कम से कम अभी नवंबर का टाइम लगेगा। रूस वाली वैक्सीन है वो शायद सितंबर में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। उसने अगस्त कहा है लेकिन देखना सितंबर में। चाइना वैक्सीन बना रहा है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कैसी वैक्सीन हो और हमको दे या न दे। और लेकिन हमको और यूएसए की भी तरफ से सफलता आ रही है। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ, जो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, कि अक्टूबर तक कोई न कोई एक वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन उस वैक्सीन की सफलता दर 100% नहीं होगी, 80% के ही आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाएंगी। और वैक्सीन शायद ऐसी ना आए कि आपने एक बार लगा लिया तो हमेशा मुक्ति नहीं। एक बार आपको लगाई जाएगी वैक्सीन, अब चाहे वो मैस्कुलर हो या नाक में लग डाली जाए, जो एक बार वैक्सीन दी जाएगी तो हो सकता है फिर हर साल आपको उसके बूस्टर डोज लेने पड़े। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये भी हो सकता है हमारे यहाँ सब कुछ पीक पे पहुँच के फिर उसके बाद डाउन होने लगे, जैसा अन्य देशों में हुआ है। लेकिन एक मोटे तौर पर हम मान के चलें कि अब अगली होली के बाद ही हम दीपावली मना पाएंगे। इसका मतलब मार्च 2021 के बाद ही शायद हम एक नॉर्मल स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तब तक दोस्तों आप याद रखिए, हम आप सब दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं, दृष्टि के टीचर हैं। और दृष्टि एक बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है। वह व्यक्ति न तो आपका अहित होने देगा, न टीचर का अहित होने देगा। और वो व्यक्ति कौन? विकासदीप कीर्ति सर। वो न तो आपका अहित होने देंगे, न हमारा अहित होने देंगे। ऐसी चीज़ें बीच में ज़रूर आ जाएंगी जो उस प्रोसेस में हैं, जिससे कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है और अभूतपूर्व स्थिति में दृष्टि अभूतपूर्व तरीके से लड़ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी अन्य कोचिंग की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सुविधाएं, चीज़ें और सबसे बेटर मटेरियल वगैरह, या सबसे बेटर जो आज के समय में आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, वह दृष्टि ही हिंदी माध्यम में दे पाएगी, कोई और कोचिंग नहीं दे पाएगी। इसलिए आप सब अगर दृष्टियन हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे जो कहा उस एहतियात को बरतने की ज़रूरत है। बाहर कम से कम निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हाथ को सैनिटाइज रखें, साबुन से धुलते रहें। घर में भी रहें तो 2-3 बार हाथ धुल लें। बाहर से आए तो ज़रूर धुल लें, और बाहर से आए तो अब कपड़े वगैरह तुरंत चेंज कर लें, वेट ना करें इधर उधर, कपड़े वगैरह तुरंत चेंज कर लें। अपने कपड़ों में हाथ मुंह पोंछना ये सब भूल जाएं। दोस्तों से हाथ मिलाना, गले लगना भूल जाएं। और जो हमने आपको दिनचर्या बताई है उस दिनचर्या का पालन करें। जम के एनसीईआरटी पढ़ें, जो पढ़ाया गया है वो पढ़ें, जो क्विक बुक आपके पास है वो पढ़ें। तो मित्रों, आपके पास इतना कुछ करने के लिए है कि अभी भी आपके पास सिर उठाने का टाइम नहीं है। बोर मत होइए। ज़िंदगी से बढ़कर न कुछ था न कुछ होगा। जब ज़िंदगी रहेगी तब जाके आप हर चीज़ का आनंद उठा पाएंगे, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब आप ज़िंदगी का आनंद उठा पाएंगे। घर में है, घर में बने रहिए, मम्मी पापा के साथ रहिए, बात कीजिए। वहाँ घर में आप बोर मत होइए। अगर आप घर में बोर हो रहे हैं तो बाहर जो आपको आनंद मिलेगा वो आनंद क्षणिक है, मज़ा है, आनंद नहीं है। आनंद तो आपको घर में मिलेगा। और अगर आप अपने कमरों में हैं तो कमरों में रहिए, जम के पढ़िए, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार कीजिए, दोस्तों से बातचीत कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, वीडियो पे बात कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह है। आप कहाँ दूर हैं? आप किसी से तो दूर नहीं हैं। और बाकी दृष्टि आपके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए आप ये न पूछें कि सर कब कोचिंग खुलेगी, क्या होगा। जब खुलेगी, जब सरकार कहेगी तब खुलेगी, और अच्छे से खुलेगी। हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन तब तक जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आप उस तरह से अपना ख्याल रखें। जी भर के पढ़ें, सिर्फ पाठ्यक्रम की किताबें न पढ़ें, कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ें।
आप देखेंगे कि नेट पर भी कई बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ी हैं। अभी नेटफ्लिक्स में कुछ अच्छी फिल्में भी आएंगी, उन फिल्मों को देखिए, कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए। यहाँ पर ज्योग्राफी चैनल जो यहाँ पर जो डिस्कवरी के चैनल हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, उन चैनल को आप देखिए। नेशनल ज्योग्राफिक प्लस चैनल है, डिस्कवरी प्लस चैनल है, उसे आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने और ज्ञान को आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपने साथ रहिए, योगा कीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अकेलापन ही जीवन में खुशी लाता है, बाकी तो सब्बम दुखम। सबसे चार महल और इन सबसे दूर जाकर बुद्ध बैठे और बुद्ध को एक पीपल के पेड़ के नीचे अल्टीमेटली सुख की प्राप्ति हुई। आपके पास अब बुद्धत्व को प्राप्त करने का समय है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमें बुद्धत्व नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए। नहीं, आप अपने साथ रहें, अपने को समझें, अपने फ्यूचर को फिर से प्लान करें। जो समय मिल गया है उस समय का सदुपयोग करें और ध्यान रखें। दृष्टि और हम सब टीचर आपके साथ हैं और बिल्कुल आपके पास वो सारी चीज़ें आएंगी जो एक बेहतर कोचिंग होने के नाते हमें आपको उपलब्ध करानी है। धन्यवाद।